आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप लोग करंट अफेयर की क्लास में उपस्थित हैं। करंट अफेयर की क्लास के तहत आज तारीख 3 अक्टूबर है। यह वीडियो रात के 12 बजे रिकॉर्ड हो रहा है और यह वीडियो सुबह 6 बजे आपके सामने पब्लिश हो जाएगा। तो अगर हम आज की करंट अफेयर 3 अक्टूबर करंट अफेयर के मुख्य बिंदुओं को देखें तो हम पहला पॉइंट है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कार्कोव और डू विशान को दिया गया। दूसरा पॉइंट है, दूसरी हेडिंग है, 19वें एशियाई खेलों में 300 मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तीसरी हेडिंग है, जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को जर्मन एकता दिवस मनाया जा रहा है। चौथी हेडिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़ में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और एवं शिलान्यास किया। पांचवी हेडिंग है आपकी, सियाई खेल 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में किदाम्बी श्रीकांत ने सिर्फ 19 मिनट में मैच जीता। छठवीं हेडिंग है आपकी, सुब्रोत कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। सातवीं हेडिंग है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 6 कुलपतियों की नियुक्ति की है। आठवीं हेडिंग है, हाल ही में भारत की अहिंका मुखर्जी और सिद्धार्थ मुखर्जी ने टेबल टेनिस मुकाबले में युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता। अगली हेडिंग है आपकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 2023 के लिए कंतार ब्राउन शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 10वीं हेडिंग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। अगला पॉइंट है आपका, लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगली हेडिंग है आपकी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हैवी इंटरनेशनल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। हमने आपको मुख्य हेडलाइंस के रूप में पढ़ा दिया है। अब इनको हम क्वेश्चनों के रूप में देखते हैं। अब हम आपको क्वेश्चनों के रूप में देखेंगे। यदि हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपके ऑप्शन है कैटालिन कार्कोव और डू विशमैन। ऑप्शन बी है मेटालिक कार्कोव और वू विशमैन। सी ऑप्शन है सेटालिन कार्कोव और तू विशमैन। और डी ऑप्शन है आपका टालिन कार्कोव और कू विशमैन। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से नोबेल पुरस्कार बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो हंगरी और अमेरिकी डू बायोकेमिस्ट कैटलिन कार्कोव, जो हंगरियन है और अमेरिकी हैं, मतलब ऐसा है रहती कहां पर है, अभी अमेरिका में रहती हैं लेकिन है कहां की, हंगरियन की हैं। डू बायोकेमिस्ट जो क्या है, बायोकेमिस्ट हैं कैटालिन कार्कोव, और एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं डू विशमैन। इनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, इसका कारण है कोविड-19 के टीकों का, किसका, कोविड-19 के टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए तकनीक विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे किसे दिया गया है, एक तो दिया गया है आपको कैटालिन कार्कोव को और किसे दिया गया है, डू विशमैन को। आपको इन दोनों के नाम ध्यान रखने होंगे। साथ ही किसके लिए दिया गया है, इन्हें दिया है कोविड-19 के टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए तकनीक को विकसित करने के लिए दिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वें एशियाई खेल में कितने मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता।
19वें एशियाई खेल में कितने मीटर स्पीड स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग मुकाबला हुआ, उसमें भारतीय टीम ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और ये कौन से नंबर खेलता है, 19वां एशियाई खेल। अभी क्या चल रहे हैं, 19वें एशियाई खेल चल रहे हैं। इसमें स्पीड स्केटिंग में जो पदक जीता है वो भारतीयों ने जीता है। और ये कितने जीता है, 3000 मीटर में, 3000 स्पीड स्केटिंग में ये जीता गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें इस टीम में कौन कौन शामिल था, तो इसमें संजना भटुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरती कस्तूरी, ये 4 महिलाएं हैं, ये इसमें शामिल थी स्पीड स्केटिंग में। और इन्होंने चारों ने एक टीम के रूप में कार्य किया और 300 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जो ये आपका कांस्य पदक है, ये तीसरा स्केटिंग पदक है। कैसा है, स्पीड स्केटिंग पदक है। भारतीय एशियाई खेलों के इतिहास में हमारे देश ने, मतलब भारत ने अब तक 3 पदक जीत लिए हैं। कितने, 3, ये तीसरा था। एक पदक अभी जो एशियाई खेल चल रहे हैं इसी में पुरुष जो टीम है उसने जीता है। और 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग में ही ये पदक जीता गया है। अगर उन पुरुषों के नाम जो टीम में शामिल थे, उनके नाम आर्यन पाल सिंह, गुमन आनंद कुमार, वैल कुमार सिद्धांत कामले और विक्रम इग्लो इनमें शामिल थे। अगर हम बात करें तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन आपके ए है जर्मन पोषक दिवस, ऑप्शन बी है जर्मन एकता दिवस, ऑप्शन सी है जर्मन अंग्रेजी दिवस, ऑप्शन डी है जर्मन शिक्षा दिवस। अगर इसके आंसर की बात करें तो पहले तो 3 अक्टूबर 2023 में जर्मन यूनिटी डे मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, जर्मन यूनिटी डे मनाया जा रहा है, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। और यह क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 3 अक्टूबर को जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसलिए 3 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में जर्मन एकता दिवस मनाया जा रहा है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़ में कितने रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अभी क्या किया, चित्तौड़ में एक परियोजना शुरू की है। और उस परियोजना में कितने रुपए की परियोजना है वो, अगर उसमें अगर देखें कितने रुपए की परियोजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़ में 7000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना को शुरू किया है। कितने करोड़ की, 7000 करोड़, 7000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को शुरू किया है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। हम अब अगला क्वेश्चन पुनः देखते हैं। आपका अगला 5वां क्वेश्चन है, सीआई खेल 2023, सीआई खेल 2023 बैडमिंटन में, सीआई खेल 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में किसने सिर्फ 29 मिनट में मैच जीत लिया। मतलब जो सीआई खेल 2023 के हुए थे बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धाओं केवल 29 मिनट में खेल जीत लिया। अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है ललित श्रीकांत, दूसरा ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, तीसरा ऑप्शन है अमित श्रीकांत और चौथा ऑप्शन है राम श्रीकांत। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। किदाम्बी श्रीकांत ने यह पदक जीत लिया है। किदाम्बी श्रीकांत ने मात्र 29 मिनट में इस मुकाबले को जीत लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, यह है सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा। सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा। आपके ऑप्शन है मेरठ, आपका ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है आपका चंडीगढ़। अगर हम बात करें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल, एक तो इसमें ध्यान रखना है कौन सा संस्करण था, तो 62वां संस्करण। कौन सा संस्करण है, 62वां संस्करण है।
मतलब, और ये किस आयु के लिए? सब जूनियर, अंडर 14, मतलब बालक वर्ग का है, अंडर 14 का है। इसका आयोजन बंगलुरु में, कहाँ किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। तो आपका ऑप्शन अगर देखें तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। और ऐसा सुब्रतो कप अंडर 19 जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, अब ये क्या है? अब आपसे पूछ ले कोई सुब्रतो कप इंटरनेशनल किस चीज का टूर्नामेंट है, तो आप कहेंगे फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और इसमें अंडर 19 जो 14 अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है और यह 62वां है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस टूर्नामेंट का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किया गया है। अब तक जितने भी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता था वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया जाता था, लेकिन पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कितने कुलपतियों की नियुक्ति की? एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद ने आनंद बोस ने कितने कुलपतियों की नियुक्ति की? आपके ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। अगर हम इसकी बात करें तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम सीवी आनंद बोस है। क्या नाम है? सीवी आनंद बोस है। और उन्होंने राज्य भर में 6 अंतरिम कुलपतियों की, कितने की? 6 अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन सही है कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद हैं उन्होंने 6 कुलपतियों की नियुक्ति की है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता? आपके ऑप्शन है नेहा मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन बी है आपका मधु मुखर्जी और रश्मि मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन डी है आपका रश्मि मुखर्जी और सुमन मुखर्जी। अगर हम इसकी बात करें कि भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी, अगर भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी तो एक तो अहिका मुखर्जी हैं और एक सुतीर्था मुखर्जी हैं, जिन्होंने अभी जो एशियाई खेल हो रहे हैं, अभी जो एशियाई खेल हुए थे उनमें टेबल टेनिस के युगल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। तो किस किसने जीता है? अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने किस में जीता है? टेबल टेनिस में। और कौन से खेल में जीता है? तो आप कहेंगे कि एशियाई खेलों में जीता है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 2023 के, आप देख सकते हैं, हाल ही में किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड शीर्ष 75, कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? आपके ऑप्शन है एयरटेल, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन डी क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। मैंने जब आपको हेडलाइन करा रहा था वहां पर इनका कराया था, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि कांता ब्रांड शीर्ष 75, अब ये क्या है? ये क्या है? सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की रिपोर्ट है, जो मतलब देखता है कि सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, सबसे मूल्यवान भारतीय 75 कंपनियों को की यह रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर आपसे पूछ ले कांताज ब्रांड्स क्या है, तो आप कहेंगे शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट है ये, और इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अगर हम 2023 की बात करें तो इन सभी 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान टाटा
कंसल्टेंसी सर्विस किसने प्राप्त किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने प्राप्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये क्या है? ये डी नंबर पर, ऑप्शन क्या है आपका? डी सही हो जाएगा। अगर हम टाटा कंसल्टेंसी की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ब्रांड वैल्यू इसकी 43 अरब डॉलर, कितनी है इसकी? 43 अरब डॉलर है। टाटा कंसल्टेंसी की ब्रांड वैल्यू कितनी है? 43 अरब डॉलर, 43 अरब डॉलर। 43 अरब डॉलर है। अगर हम शीर्ष 75 ब्रांडों की अगर संयुक्त ब्रांड वैल्यू बताएं तो 379 अरब डॉलर। ये किसकी है? ये सभी की है, सभी 75 ब्रांडों की, ब्रांड मूल्यों की। और ये किसकी है? टाटा कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंसी की। ये टाटा कंसल्टेंसी की ब्रांड वैल्यू है। अगर हम टॉप 5 की अगर बात करें कि टॉप 5 में कौन रहा, तो टॉप 5 में अगर देखें तो एक है HDFC बैंक। क्या है? HDFC बैंक है। और दूसरी है आपकी इन्फोसिस। क्या है? इन्फोसिस, इन्फोसिस। एक है एयरटेल, तीसरी क्या है? एयरटेल। चौथी है भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो पहले नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, दूसरे नंबर पर HDFC है, तीसरे पे इन्फोसिस है, चौथे पे एयरटेल है और पांचवें पर भारतीय स्टेट बैंक है। इस प्रकार तो अगर इसके आंसर की बात करें कि कांतार ब्रांड्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? टाटा कंसल्टेंसी रही है। यह कांतार ब्रांड्स क्या है? यह 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रिपोर्ट है। टाटा कंसल्टेंसी की जो ब्रांड वैल्यू है वह क्या है? 43 अरब डॉलर। कितनी है? ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। अगर सभी 75 ब्रांडों की वैल्यू देखें तो कितनी है? तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वह 379 बिलियन डॉलर। कितनी है? 379 बिलियन डॉलर। कितनी है? 379 बिलियन डॉलर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करें तो हम कहेंगे हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पहले किसका सम्मेलन था? भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। आप इसको अंडरलाइन करें, भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, आपका बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और आपका डी ऑप्शन है पीयूष गोयल। अगर हम बात करें कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान है। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान है। एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, जो आपका शिक्षा मंत्री है वही भारतीय भाषा उत्सव, प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन इनका क्या करेगा? शुभारंभ करेगा। तो अगर हम कॉमन सेंस का भी प्रयोग करें तो इसका आंसर दे सकते हैं कि साहब शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं ये क्या करेंगे? यही भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो इन्होंने ही इसका आयोजन किया। यह एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। क्या था ये? 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। कैसा था? 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है इसके जो नाम में ही छिपा हुआ है। वैसे तो जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं कैसे हिंदी है, मलयालम है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, ये सब भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं। इनको क्या करना है? तकनीकी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है?
तकनीकी से जोड़ना है, और तकनीकी से जोड़कर अगर इन्हें तकनीकी समृद्ध बना देंगे तो इनका जो पाठ्यक्रम होगा, भविष्य का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। हमें भारतीय भाषाओं के लिए तकनीक के रूप में समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है तकनीक के रूप में। अभी क्या है, हम जो ज्यादातर तकनीक पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, इंग्लिश भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं इनके माध्यम तकनीकी अगर पढ़ने लगे तो हमारे जो आम लोग हैं वो तकनीकी सक्षम हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भारतीय भाषाओं भारतीय भाषाओं में ऐसा तकनीकी पाठ्यक्रम बनाना होगा, तकनीकी से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना होगा। इसी में इसका ये उद्देश्य रखा गया, और इसका जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। किसने किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इस शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल थे। 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल थे, जिसमें भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में, प्रौद्योगिकी के एकीकरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें क्या है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में, प्रौद्योगिकी के एकीकरण में विशेष ध्यान जाएगा, मतलब प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय भाषाओं की उन्नति की जाएगी, जिसमें शिक्षण, भाई अब क्या होगा, अगर भारतीय भाषाओं को करना है तो पहले शिक्षण देना होगा, प्रशिक्षण देना होगा, परीक्षा करानी होगी, और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका होगी। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की बात करें तो भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो, एक क्या है, उमलिंग ला फैशन शो है, ये नाम है एक फैशन शो का, ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो उमलिंग ला फैशन शो का आयोजन किया गया, इसका आयोजन भारत के ही क्षेत्र में किया गया, और इसने जो पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे ऊंचाई पर हुआ था उसको पीछे छोड़ दिया है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है आपका श्रीनगर, ऑप्शन सी है आपका लेह, और ऑप्शन डी है आपका गंगटोक। अगर हम बात करें तो यह इसका आंसर अगर देखें तो आंसर इसका लद्दाख है। लद्दाख में उमलिंग ला फैशन शो आयोजित किया गया, और जितनी ऊंचाई पर आयोजित किया गया उसकी ऊंचाई थी 19,000, कितनी थी, 19,000, कितनी, 19,024 फीट, 19,024 फीट पर इसका आयोजन किया गया। यह ऊंचाई जो पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थी उससे अधिक थी, क्या थी, उससे अधिक थी। अगर इस कार्यक्रम के आयोजन की बात करें तो आयोजन किसने कराया, लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एलायंस द्वारा। किसके द्वारा कराया गया इसका आयोजन, लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, लद्दाख आर्ट, क्या, लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, क्या था, एंटरटेनमेंट एलायंस, लद्दाख आर्ट एवं एंटरटेनमेंट एलायंस द्वारा लद्दाख ऑटोनमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल, एक क्या था, लद्दाख ऑटोनमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इस जो फैशन शो था, देखिए ये इंपोर्टेंट नहीं है, अगर इससे अगले 16 देशों के मॉडल शामिल हुए, कितने शामिल हुए, 16 देशों के मॉडल शामिल हुए इसमें, और इन 16 देशों के मॉडल में 2 मॉडल क्या थे, लद्दाख से थे, किससे थे, लद्दाख से थे। हम लद्दाख में भी चाहते हैं कि फैशन में लोग आगे रहें। अगर इस फैशन में रन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, भाई अगर लद्दाख में फैशन शो करा रहे हैं तो हम लद्दाख को ही ऊपर लाना चाहते हैं। मतलब इस फैशन शो का जो उद्देश्य है, जो लद्दाख की संस्कृति है, पर्यटन है, उनको बढ़ावा देना, साथ ही लद्दाख का एक जीआई टैग है पश्मीना शॉल एक जीआई टैग है। अगर आपके पेपर में आ जाए पश्मीना शॉल कहाँ की है तो आप कहेंगे लद्दाख की। जीआई टैग मिला है पश्मीना शॉल को, क्या मिला है, जीआई टैग।
जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिक इंडिकेशन मिला हुआ है, जीआई टैग पश्मीना शॉल को मिला हुआ है। इसमें 16 देशों के मॉडल शामिल हुए, जिसमें 2 मॉडल क्या थे, लद्दाख के थे। तो अगर हम बात करें उमलिंग ला फैशन शो कहाँ आयोजित किया गया है, उमलिंग ला फैशन शो लद्दाख में आयोजित किया गया है और यह सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित हुआ। इससे पहले जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको इसने तोड़ दिया है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 19,024 फीट की ऊंचाई पर इसको आयोजित किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 2 क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित रखे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, हमारी जो कोचिंग है उत्तर प्रदेश परीक्षा पर विशेष टारगेट करती है, इसलिए हम डेली करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों को भी शामिल करते हैं। हमने 11 क्वेश्चन विशेष करंट से कराए, जिसमें अन्य राज्य, विश्व, इंटरनेशनल, अर्थ, रक्षा सब शामिल थे। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कराए। अगर हम अब इसमें देखें तो हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कौन सा? हैवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, हैवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपका ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है आपका गोरखपुर। अगर हम बात करें कि तो हैवा इंटरनेशनल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, कौन सा? हैवा इंटरनेशनल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, कहां पर किया गया है? वाराणसी शहर में किया गया है। और जो इसका आयोजन, देखो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या है? वस्त्र होता है। अब टेक्सटाइल में अगर है तो एमएसएमई मंत्रालय कौन शामिल होगा? एमएसएमई मंत्रालय। इसमें कौन शामिल हुआ है? एमएसएमई मंत्रालय इसमें शामिल हुआ है। और एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। अगर इस शिखर सम्मेलन बात करें तो एक तो लीबिया, रूस, ईरान, लीबिया, रूस, ईरान, यमन, कनाडा, और कौन थे? यमन, कनाडा तथा अन्य देश इसमें शामिल हुए। और अगर इसके आंसर की बात करें तो आप कहेंगे कि हैवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया था। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 13वां क्वेश्चन है और इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? क्या है? ODF प्लस, ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। ODF का मतलब होता है खुले में शौच को रोकना। क्या होता है? खुले में शौच को रोकना होता है। ODF प्लस का क्या कर लिया है उन्होंने? को हासिल कर लिया है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? ऑप्शन डी क्या है? उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड चरण की बात करें तो 100% ODF, 100% ODF प्लस हासिल किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने। किसने प्राप्त किया है? हमारे उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर तो इसका सही हो जाएगा डी। अगर आपसे पूछ रहे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य ने 100% ODF कवरेज हासिल कर लिया है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश ने कर लिया है। और स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने गांव पता है? 95,000। कितने गांव है? 95,767, 95,767 गांव हैं। और इन सभी में 95,767 गांव में ODF प्लस दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया है? ODF प्लस गांव क्या होते हैं? अगर हम ODF प्लस गांव की बात करें तो क्या होते हैं? ये वे गांव होते हैं जिनमें ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा गया है। मतलब एक तो क्या है? खुले में
शौच मुक्त। अगर खुले में शौच मुक्त जो पहले प्राप्त कर लिया था उसको तो बरकरार रखा गया है, साथ ही अब क्या किया गया, ठोस एवं तरल, क्या ठोस एवं तरल अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब वेस्टेज का प्रबंधन क्या कर लिया गया है, का प्रबंधन भी कर लिया गया, क्योंकि प्लस लगा है, क्या लगा है, अब ओडीएफ होता तो खुले में शौच था, ओडीएफ होता तो खुले में शौच था, लेकिन प्लस लग गया तो इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी इसमें शामिल हो गया है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में ओडीएफ प्लस गांव कितने हैं, पूरे भारत में ओडीएफ प्लस गांव कितने हैं, तो 4.4 लाख, 4.4 लाख गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस गांव हैं। कितने हैं, 4.4 लाख गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस गांव अपने आप को घोषित कर चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको 2 मिनट में फटाफट इनका रिवीजन भी करा देता हूं। तो रिवीजन की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटालिन कार्को और डी विशमैन। किसको दिया गया, कैटालिन कार्को और डी विशमैन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में कितने मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। इसका आंसर है 3000 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में 23 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया। इसका आंसर है जर्मन एकता दिवस। आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़ में कितने रुपए में की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तो इसका आंसर है 7000 करोड़ से अधिक। आपका अगला पांचवा क्वेश्चन है, सीआई खेल 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में किसने सिर्फ 29 मिनट में मैच जीता। इसका आंसर है किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा। इसका आंसर है बी बेंगलुरु। आपका सातवां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद ने कितने कुलपतियों की नियुक्ति की। इसका आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वीं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। इसका आंसर है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 के कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। आपका अगला आंसर क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंगला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले ग्रीनबर्ग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसका आंसर है लद्दाख। आपका अगला 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आंसर है वाराणसी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य ने 100% ओडीपी प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार हमने 3 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर को देख लिया है। हम एक ये नई पहल को शुरू कर रहे हैं, आप लोग हमसे लगातार जुड़ते रहिए। हम आपको नए नए तरह के प्रश्नों को करंट अफेयर के रूप में लाते रहेंगे, जो आपको सीधे आपकी वर्दी पर निशाना लगाएंगे, सीधे वर्दी पर निशाना लगाएंगे, एकदम सीधा निशाना लगेगा। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं वादा करता हूं कि आपका सपना मैं पूरा करा के दिखाऊंगा, आपका सपना पूरा करा के दिखाऊंगा, आपको वर्दी दिला के दिखाऊंगा। ये कसम है मेरे को, ये कसम है। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।